चैप्टर नंबर 1 को तो वैसे यार इतने सारे लोग डिस्करेज कर चुके हैं। हाँ, हमारे आईएससी में पूछा नहीं जाता, सीबीएसई में इतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी किसी भी चीज को या फिर बड़ी बिल्डिंग को शुरू करने के लिए उसकी नींव होना बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर आपके फाउंडेशन और आपकी नींव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। चाहे वो सीए, चाहे वो आईएससी बोर्ड का क्लास 12, चाहे वो सीबीएसई का क्लास 11, ये चैप्टर पूरा का पूरा कॉमन है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अपने पीपीसी के कर्व को, पीपीएफ, एमआरटी, एमओसी क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव, सबको एक साथ देखने वाले हैं। तो यार बिना किसी तरीके चलो शुरू करते हैं। तो यार ध्यान रखना, अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में शुरुआत करूं तो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्या है कि यार आप जब स्टडी करते हो स्कैसिटी के बारे में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी इकोनॉमी में चल रही है उन सब के बारे में जब तुम पढ़ना शुरू करते हो, सब कुछ इकोनॉमिक्स में आता है। यहां पे मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेसिक 3 टर्म्स लिख रखे हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। यहां पे सबसे लिखा है स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। दैट मींस यहां पे सबसे बड़ी बात करी गई जो स्कैसिटी है। आज आप कोई भी चीज खरीदे, सबकी कहीं ना कहीं किल्लत है। आप अल्टीमेट कोई भी चीज खरीद नहीं सकते। आपके पॉकेट में रखा हुआ एक एक सिक्का तक आज स्कैर है। दैट मींस आप हर चीज को अल्टीमेटली अनलिमिटेड नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इट इज ऑल्सो एज अल्टरनेटिव यूज, मतलब आज अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में नहीं, कुछ लोग लग्जरी में यूज करते हैं, कुछ लोग अपने फैशन में यूज करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस में यूज करते हैं, कहीं पे भी ये चीजें यूज करी जा सकती हैं। तो सीधी बात करें, इट इज ऑल्सो अल्टरनेटिव यूज। उसके बाद यहां पे बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज वेल। ध्यान देना, यहां पे हर एक इकोनॉमी में अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरा टैकल आउट करना, इन स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज को पूरा करना, अपने पैसे को 100% अच्छी जगह पे यूज करना, उसका 100% एलोकेशन करना, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। सीधी बात करें, हमारे डूबते हुए पैसे की जर्नी जहां से शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है, उस पर्टिकुलर जर्नी को आपका इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स जो होती है यहां पे 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले होती है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? माइक्रो नाम ही पता है, ये जो आपकी माइक्रो लेवल पे है, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या, वो बच्चे छोटा स्तर, और मैक्रो का मतलब क्या, वो बच्चे बड़े स्तर पे। जब भी छोटे स्तर पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश करता हूं, वो माइक्रो लेवल होता है और उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चे ध्यान रखना, हर एक इंसान, एक हर बड़ा बिजनेसमैन हर चीज को बहुत ज्यादा इन डेप्थ में भी देखता है, उसके आउट डेप्थ में भी देखता है। जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। कम ऑन विद मी, जूम इन, जूम आउट। जूम इन से माइक्रो इकोनॉमिक्स, जूम आउट मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। जूम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जूम आउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम भी आज जब भी फोटो खींच दो, जूम इन, जूम आउट, ओके। तो जूम इन करना भी जरूरत है और जूम आउट करना भी जरूरत है। छोटी छोटी डिटेल्स जानिए, जूम इन करना पड़ेगा, दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको पूरा इन डेप्थ कल्चर देखना है तो जूम आउट करना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीधी बात करें, जब हम लोग छोटी छोटी चीजों के बाद, देश की छोटी छोटी चीजें, या फिर सीधी बात करें पैसे से रिलेटेड छोटी छोटी चीजों के बाद जब हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आता है, थ्योरी ऑफ प्राइस आती है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर आता है। एक एक करके बात करते हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। यहां पे सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है? ध्यान देना, कंज्यूमर हम लोग हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है हम लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं। पैसा सस्ता नहीं हो सकता, बेसिकली गुड्स सस्ता हो रहा है, मेरे को पक्का खरीदना। गुड्स महंगा हो रहा है, मेरे को भाव ही नहीं देना। बहुत सारे मार्केट में कंपेटिटर्स बढ़ रहा है, मेरा तो फायदा होने वाला है। मेरा फायदा कैसे होने वाला है? वो लोग अब कंपटीशन में चीजों को सस्ता बेचेंगे। उसके बाद अगर बात करें थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस क्या बोलता है बच्चे कि अगर कंज्यूमर, ध्यान देना, अगर एक कंज्यूमर ज्यादा बेचना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस को बढ़ाएगा। अगर एक कंज्यूमर कम बेचना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस लो चल रहा है, मंदी में कोई नहीं बेचना चाहता, सब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई में सब बेचना चाहते हैं। और उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। सीधी बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बेचने वाले सब प्रोड्यूसर, ठीक है, उनकी भी तो थ्योरी होती है। वो किस समय पे ज्यादा बेचना चाहिए, किस समय पे कम बेचना चाहिए, बेचना चाहिए भी कि नहीं बेचना चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस देश में चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ये सारी की सारी चीजें थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर में आ जाती है। तो सीधा बात करें, एक हो गया प्रोड्यूसर, एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया प्रोड्यूसर, एक हो गया कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का बिहेवियर अलग पढ़ेंगे, कंज्यूमर का बिहेवियर अलग पढ़ेंगे, और दोनों के बीच में फंस गया क्या? प्राइस फंस गया।
तो यहां पे बात करते हैं हम लोग कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहां बात होती है थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। यहां पे एग्रीगेट फैक्टर्स के बारे में बात होती है, यहां पे सिर्फ डिमांड, यहां पे एग्रीगेट डिमांड, मतलब मैं एक इंसान की डिमांड के बारे में बात करूंगा तो डिमांड होगी सिर्फ, अगर मैं सारे के सारे लोगों की इकट्ठा डिमांड के बारे में बात करूंगा तो मेरी एग्रीगेट डिमांड होने वाली है। तो यहां पे बात कर रहा हूं मैं थ्योरी रिलेटेड टू दी डिमांड और इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, दैट मींस एग्रीगेट फैक्टर्स में पहली बात मैं बात करता हूं और इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बात करता हूं। दैट मींस डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस होना चाहिए, आपका सप्लाई और प्राइस के बीच में बैलेंस होना चाहिए, आपकी हर थ्योरीज के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढने की कोशिश करता है। सीधी बात बोले, ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी मतलब एक देश हमेशा इक्विलिब्रियम में ही एक्ट करता है, उस इक्विलिब्रियम को फाइंड करने में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब दो फैक्टर्स इक्वल हो जाए, दैट मींस x इज इक्वल्स टू y हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। अगर डिसइक्विलिब्रियम हो गया है मतलब कहीं पे x इज नॉट इक्वल टू y चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए और वो सिचुएशन कैसे अराइज हो सकती है वो हम लोग देख सकते हैं। और आखिरी में ये सारी की सारी चीजें करेक्ट कैसे होंगी, थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसइक्विलिब्रियम। अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो उसे करेक्ट कैसे किया जाए, ये सारी की सारी चीजें भी हमें यहां पे देखने को मिलती है। दैट्स इट अबाउट दिस, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों लोग, नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरीके से। तो यहां पे लिखा है इकोनॉमिक्स इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। यहां पे स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स होती है, पूरा का पूरा देश एक साथ नहीं देखा जाता, यहां पे इकोनॉमी एज अ होल देखी जाती है, इकट्ठा इकोनॉमी। मतलब ये मान के चलो ये मेरा भारत देश महान, अब इस पे डायग्राम पे तुम हंस सकते हो लेकिन हंसने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना इस पर्टिकुलर जगह पे मैं खाली उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं, यहां पे मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा हूं, अगर पूरे देश के बारे में बात करूं तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता हूं। आगे बात करते हैं बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। हमारी मार्केट में प्राइस कैसे चल रही है, उसको किस तरीके से लाया जाता है। वैसे मैं तुमको बता दूं, तुमको कैसे तो नहीं पता, तो यहां पे डिमांड और सप्लाई फैक्टर से, डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म से जहां पे क्रॉस सेक्शन कटता है वहां पे प्राइस मिलता है। ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ठीक है, ये मेरा प्राइस है, ये प्राइस है और ये प्राइस राइज है क्या, ये सब कुछ तुमको आगे पता चलेगा, अभी तुमको पता नहीं चलेगा, इंट्रोडक्शन है खाली। तो बच्चे ध्यान रखना ये प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स पर बात करता है और यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट, पूरा देश कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, जनरल प्राइस लेवल, पूरे देश में महंगाई होनी चाहिए कि मंदी होनी चाहिए। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, मतलब पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब ये सब कई सारी की सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। सीधी बात यहाँ पे ये करी जाती है, जैसे मान के चलो आपको एक बर्गर, यहाँ पे सबसे महंगा मैकडॉनल्ड का बर्गर 200 रुपए 250 रुपए, और अगर सबसे महंगा बर्गर अगर आप अमेरिका में सेम आप खाते हैं उससे मैकडॉनल्ड से खाते हैं तो आपको 900-800 रुपए का मिलेगा। ये क्या है, सेम चीज वहां पे महंगी मिल रही है, वहां पे परचेसिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा हाई है, दैट मींस वहां पे लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कोई गरीब नहीं रह रहा है, वहां पे 90% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है और वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। यहां पे 35% लोग तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही अभी तक चल रहे हैं। तो बच्चे ध्यान रखना डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट जनरल प्राइस लेवल, क्या जनरल प्राइसिंग होनी चाहिए, महंगाई मतलब जनरल एक इक्विलिब्रियम प्राइस थोड़ा ऊपर रखनी चाहिए, प्राइस की नीचे रखनी चाहिए, एक प्राइसिंग जो एक प्रॉपर प्राइसिंग सेट करना काम होता है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आगे मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, यहां पे माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, मतलब जब भी तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठोगे तो तुम माइक्रो को क्या चल भाग, और अगर तुम मैक्रो पढ़ने बैठोगे तो माइक्रो को कहोगे चलिए निकलिए यहां से। दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअली पढ़ा जाता है, आप इसको साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ सकते। दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त माइक्रो को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया जाता है और माइक्रो पढ़ते वक्त मैक्रो को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया जाता है, और यही आपके बेसिक डिफरेंस में बताया गया है। तो ओके, वेरी गुड, अच्छी चल रही है पढ़ाई हम लोगों की। आगे बात करते हैं यहां पे पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक भी। ध्यान देना बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ज्यादा भसड़ मचाता है बच्चों के बीच में, समझ ही नहीं आता सर पॉजिटिव क्या है नॉर्मेटिव क्या है। वो ध्यान दो, पॉजिटिव इशू रिलेटेड टू द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और यहां पे ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड, व्हाट ऑट टू बी, facts and figures are not verified at all, does not involve value judgment, involves value judgment। सर ये क्या बात हुई यार, सीधी बात करो ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो फैक्चुअल होती है, तुम्हें कुछ भी चीजें बताएगी। दैट मींस मान के चलो कि यहां पे बताया जा रहा है एक देश में पर्टिकुलरली जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होती चली जा रही है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ,
ये इसने फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेटास के थ्रू इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को बताया। अब यहां पे क्या करेगा, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, हमें भाई कोई पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। यहां पे इसने तुरंत पर जजमेंट पास कर दिया। ये जजमेंट पास नहीं कर रहा, ये जजमेंट पास कर रहा है। ये तो ठेठ हो रहा है, नहीं कहते ये हो रहा है, तो ठेठ हो रहा है, सीधा मुंह पे बोल देता है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं देखता, सीधा बोलता है इसको, हाँ ये प्रॉब्लम है, चल सोल्यूशन निकाल, ठीक है। दैट मींस ये इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये पास्ट को भी देखता है, ये प्रेजेंट को भी देखता है, फ्यूचर भी देखता है। तो पास्ट भी देख रहा है, प्रेजेंट भी देख रहा है, फ्यूचर भी देख रहा है। कम ऑन विद मी, ठीक है। पास्ट भी देख रहा है, प्रेजेंट भी देख रहा है, फ्यूचर भी देख रहा है। पास्ट भी देख रहा है, प्रेजेंट भी देख रहा है, फ्यूचर भी देख रहा है। इन सबको मिला के, ठीक है, क्या बन रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव क्या करना है, नॉर्मेटिव बता रहा ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स, मतलब ये इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस पे चल रहा है कि हाँ भाई, हाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, चलो कुछ हमें पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लेने चाहिए। हाँ महंगाई बढ़ रही है, चलो यार हमें मंदी करनी चाहिए। हाँ यहाँ पे क्या कहते हैं, मंदी चल रही है, चलो हाँ थोड़ी बहुत महंगाई बढ़नी चाहिए। इसको कोई फैक्ट्स एंड फिगर से मतलब नहीं, ये अपने ठेठ ओपिनियन दे देता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। What was, what is and what ought to be, क्या है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए था, ये सारी की सारी जजमेंट्स पास करता है। और बच्चे ध्यान रखना, मतलब ये चीजों को एक्सप्रेस करता है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या हो सकती है। यहां पे ये what ought to be, क्या होना चाहिए, ये इस पर बात करता है, ठीक है। जैसे भाई पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, नाउ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड। अब यहां पे बात कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स शुड बी टेकन इन अवर इंडिया। आगे बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता है। बच्चे इसके पास कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, ये इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस पे चलता है। आगे, डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स मतलब कोई जजमेंट पास नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा देता है। ओनली एंड ओनली डेटा गिविंग स्ट्रक्चर इसका है काम। और यहां पे वैल्यू जजमेंट्स आर पॉसिबल, यहां पे वैल्यू जजमेंट दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ये एक सिंपल डेटा है, इसने कोई जजमेंट नहीं पास किया। अच्छी बात है, पॉपुलस कंट्री है, जीडीपी बढ़ेगा। खराब बात है, क्या कहते हैं, पॉपुलस कंट्री है, इससे हमारा क्या कहते हैं जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इसने ये सब कुछ भी नहीं कहा, नॉर्मेटिव ने कह दिया, जजमेंट पास कर दिया कि भैया पॉपुलस कंट्री है तो यहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। दैट्स इट अबाउट इट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव का नहीं सर, इतना ही तो सही था। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अवर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स। यार सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, इवन इफ मेरी, क्या तुम्हारी, सबकी जिंदगी में। किसी की यार परफेक्ट नहीं होती। इकोनॉमिक्स की लाइफ कैसे परफेक्ट हो सकती है, एक देश की लाइफ कैसे परफेक्ट हो सकती है, 110% कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब सारी प्रॉब्लम्स को जज करना हमारा काम नहीं है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनको देख लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहली दिक्कत होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद होती है हाउ टू प्रोड्यूस, उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या, देखो अच्छी तरीके से समझने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, अब सर आप तो इतने बढ़िया चेयरफुल तरीके से पढ़ाते, आप सीरियस हो गए। हाँ बच्चे, सीरियस होना पड़ता है, कभी कभी सिचुएशन होती है जिसमें सीरियस होना पड़ता है। ध्यान दो, अब तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत डीप कन्वर्सेशन होनी चाहिए। सर आप तो बिल्कुल आगे आते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर तुमको बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्शन को इन्हांस करना है, तुम मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए बनाना चाहते हो, भाड़ में जाए, तुम कोई चॉकलेट नहीं, चॉकलेट का एग्जांपल नहीं ले सकता, चलो तुम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो ऐसी की तैसी, तुम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट बनाते वक्त तुमको चाहते हो कि यार तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो होना किस तरीके का चाहिए था। दैट मीन्स वो व्हाट टू प्रोड्यूस, तुम बना क्या सकते हो इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, मतलब तुम भारत में रह रहे हो, भारत में कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा रनअप हो सकता है, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली दिक्कत जो होती है होती व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव बनाओ कि कंज्यूमर्स के लिए बनाओ, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स बनाओ या कंज्यूमर गुड्स। सर प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, बच्चे ध्यान देना। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है जैसे मान के चलो मशीन जेसीबी हो गई। अब एक बात बताओ, तुमने प्रमोशन हो गया, तुम्हें कोई बहुत बढ़िया एमएनसी में काम मिल गया, तुम्हारा प्रमोशन हुआ, तुम्हारी सैलरी हो गई 4 लाख रुपए, तुम्हारी फैमिली ने कहा चलो तुम्हारी शादी भी हो गई है, कार खरीद लाओ, तुम गए जेसीबी के शोरूम में और जाके एक बुलडोजर खरीद लाए, क्या ये शोभा देगा तुमको? नहीं देगा ना। तो टाटा ग्रुप हो गया या फिर मुकेश अंबानी हो गया, अगर लग्जरी कार्स में चलते जो 2-2 करोड़ की होती है, 3-3 करोड़ की होती है, तो बच्चे ध्यान रखना वहां पे 2-2 करोड़ के 3-3 करोड़ के कुछ प्रोड्यूसर गुड्स भी अवेलेबल होते हैं, दैट मीन डंपर्स और जेसीबी। अब इसका मतलब वो थोड़ी ना कि वो जेसीबी पे चलने लगेंगे। तो बच्चे ध्यान रखना, कंज्यूमर्स के लिए कुछ गुड्स अलग तरीके से बनाए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए अलग तरीके से आ जाते हैं। तो बच्चे ध्यान देना, कैपिटल गुड्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इन व्हाट क्वांटिटी और आपको किस क्वांटिटी में बनाने। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, क्या बनाना है, प्रोड्यूसर के लिए जेसीबी बनाने वाले हो कि यार रतन टाटा के लिए मर्सिडीज, और भाई कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। भाई तुम्हारे देश में अगर 100 रतन टाटा है तो 100 के हिसाब से बनाओ, एक है तो एक के हिसाब से बनाओ। और एक चीज याद रखना, कभी भी डेड स्टॉक क्रिएट होने मत देना। दैट मींस अगर तुमने बना दिया 100 का प्रोडक्शन और बिक रहा है सिर्फ 50 से 70, तो जितना भी तुम्हारा रिमेनिंग स्टॉक होगा वो डेड स्टॉक के अंदर चला जाएगा। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस इज लिटरली अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और हर चीज तुम बना नहीं सकते, क्योंकि हर चीज में तुम परफेक्ट हो नहीं सकते। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है तुम कैसे यूज करना चाहते हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक।
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है बच्चों? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सीधे यही बताती है कि आपके पास, ध्यान देना, आपके पास प्रोडक्शन के लिए लेबर जरूरी है तो लेबर इंटेंसिव यूज करो। कैपिटल जरूरी है मतलब जो आपकी क्या कहते हैं मशीन जरूरी है तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करो। अब मान के चलो कि तुमको कार बनानी है, अब कार के लिए दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन लेबर इंटेंसिव के साथ कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा जरूरत देता है उसमें। दैट मींस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब बस इतना होता है कि मशीन से ज्यादा प्रोडक्शन करवाएं इन टर्म्स ऑफ लेबर्स। तो सीधी बात कर रहे हैं मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सीधी बात करती है कि लेबर से हटके हम कैपिटल पे जा रहे हैं, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब कि मैं मशीन से हटके लेबर्स पे जा रहा हूं। जैसे कपड़े बनाना हो गया, उनको सिलना हो गया, उन पे कढ़ाई बुनाई करना हो गया। अब तो खैर मशीन से भी हो जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए, जैसे वो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज हमारी जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस थी पहले, वहां पे अगर आपको कुछ करना है तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे भी जा सकते हैं। तो बच्चे ध्यान रखें, इसको चूज करना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए बनाया जाए, किस वर्ग के लिए बनाया जाए, अमीर के लिए बनाया जाए कि गरीब के लिए बनाया जाए। क्योंकि भाई देख रहा दोनों ही हमारे जीडीपी जो क्या कहते हैं ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि रिच वर्ग के लिए बनाया जाए कि पुअर वर्ग के लिए, अमीरों के लिए बनाओ कि गरीबों के लिए। सीधी बात करी जाए, यहां पे मिडिल क्लास वालों कोई नहीं आया, मिडिल क्लास कुछ नहीं होता। तो सीधी बात करें 99% पीपल के लिए बनाया जाए या फिर 1% लोगों के लिए बनाया जाए, 95% लोगों के लिए, 1% लोगों के लिए बनाया जाए। अगर आपको 80% लोगों के लिए बनाना है तो आप ओप्पो, वीवो, सैमसंग का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप 1% के बारे में बात करो तो आप ब्लैकबेरी का एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कॉन्शियस काम करते हैं, रिच प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई। हर पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने भाई इकोनॉमिक्स का पूरा अध्याय खत्म कर लिया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स तक का। अब इसके बाद बात करेंगे पीपीसी और पीपीएफ। इसका ग्राफ मैंने पहले से तुम्हारे लिए बना रखा है। तब तक के लिए मेरे को यार विदा दो, इसको बहुत बिल्कुल सेपरेटली पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।